प्रिय विद्यार्थियों, केशव स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हम अभी तक लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, इसी लेसन को हम अकॉर्डिंग टू PDF दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसको हम 2-3 वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से आज हम इसको दोबारा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो विद्यार्थियों वो रहता है महाजनपद काल। वो टॉपिक रहता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो समय रहता है विद्यार्थियों, वो रहता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व समय रहता है किसका विद्यार्थियों? महाजनपद काल का। महाजनपद काल का समय रहता है ये। ईसा पूर्व और ईस्वी में जो अंतर है वो ये रहता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो वर्ष हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो वर्ष हैं, उन्हें ईसा पूर्व के रूप में लिखा जाता है। ईसा पूर्व, या इंग्लिश में से लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के रूप में लिखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं, उन्हें लिखा जाता है ईस्वी में। अर्थात हम बात कर रहे हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले की। उस समय भारत में महाजनपद काल का दौर था। अब महाजनपद क्या थे, इनकी स्थापना कैसे हुई, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। अब क्या था कि विद्यार्थियों, सबसे पहले होता क्या है कि छोटी छोटी सभ्यताएं थी। वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। इनका क्या था, इतना फैलाव नहीं था और पर्टिकुलर स्थान होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कबीलाई जो लोग थे वो क्या करने लगे, धीरे धीरे फैलने लगे और दूर दूर स्थान तक उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े नगर बसा लिए। इन्हीं बड़े बड़े नगरों को जो है महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध ग्रंथ, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट, मैंने इसमें चिन्हित कर रखा है इसको। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, विद्यार्थी ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। एक अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। उन दोनों में 16 महाजनपदों की सूची दे रखी है, लेकिन अपनी किताब में सिर्फ अंगुत्तर निकाय के बारे में दे रखा है, तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो हम एक एक करके महाजनपद और उनकी राजधानी की बात करते हैं। विद्यार्थियों, 16 महाजनपदों में सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। सबसे पहले हम बात करते हैं काशी की। विद्यार्थियों, काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी, जिसे अपने वर्तमान में बनारस कहते हैं, इसको काशी, वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे वाराणसी कहा जाता है। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। माना जाता है कि दिल्ली का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? इंद्रप्रस्थ था। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह है या गिरिव्रज। इसकी एक अन्य राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। वज्जी की राजधानी रहती है विद्यार्थियों विदेह और मिथिला।
वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला। मल की राजधानी रहती है कुशीनारा। मल की राजधानी कुशीनारा। चेदी की राजधानी रहती है सुक्तिमती, इसे सोथीवती भी कहा जाता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की अयोध्या। बुद्ध काल में इसकी दो राजधानियाँ रहती है, उत्तर में साकेत और दक्षिण में श्रावस्ती। उत्तर में साकेत और दक्षिण में श्रावस्ती, इसकी दो राजधानियाँ रहती है। इसके बाद में जो पांचाल है, इसकी राजधानी रहती है विद्यार्थियों अहिछत्र। इसकी राजधानी रहती है अहिछत्र। अहिछत्र जो है इसकी उत्तर में राजधानी रहती है। इसकी भी दो राजधानी है, उत्तर में अहिछत्र और दक्षिण में कांपिल्य। मत्स्य की राजधानी थी विद्यार्थियों विराटनगर। सूरसेन की मथुरा। अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी है पोतन। अवंती की राजधानी उज्जैनी उत्तर में थी और दक्षिण में थी महिष्मती, इसकी भी दो राजधानियां हैं। गांधार की राजधानी थी विद्यार्थियों तक्षशिला। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। अंतिम जो अपना महाजनपद है 16वां महाजनपद कंबोज, इसकी राजधानी है विद्यार्थियों राजपुर। अब महाजनपद के प्रकार कौन से हैं, महाजनपद कितने प्रकार के थे, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि महाजनपदों के प्रकारों की अगर हम बात करें तो महाजनपद दो प्रकार के माने जाते हैं। ऐसे महाजनपद जिसमें राजा वंशानुगत होता था, अर्थात राजा का चुनाव नहीं होता था, वो महाजनपद थे विद्यार्थियों जिन्हें राजतंत्र या राजतांत्रिक महाजनपद कहा जाता था। जिसमें राजा का चुनाव होता था उन्हें गणतांत्रिक महाजनपद कहा जाता था। और इन गणतांत्रिक महाजनपदों में जो गणतंत्र थे वो छोटे छोटे जनपद थे। जैसे हम बात करें जो राजतांत्रिक महाजनपद है उनमें कौशल, अवंती, वत्स और इसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो था मगध। सबसे शक्तिशाली है वो कौन सा है, मगध है। अब इसमें गणतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें राजा को चुनाव होता था। इसमें छोटे जनपद शामिल थे जो महाजनपद के अंतर्गत ही आते थे। प्रमुख गणतंत्र की अगर हम बात करें तो कपिल वस्तु के शाक्य ये छोटे जनपद हैं। कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, पीपलीवन के मौर्य, केशपुत के कलाम, पावा के मल। विद्यार्थियों ये जो है ये गणतंत्र थे उस समय। राजतंत्र और गणतंत्र में अपने को सिंपल सा डिफरेंस पता होना चाहिए, यही कि जहाँ पर राजा का चुनाव नहीं होता वो राजतांत्रिक व्यवस्था है और जहाँ पर राजा का चुनाव होता है वो क्या है, गणतंत्र है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब उस समय राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे उनकी हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों राजस्थान के जनपदों की अगर हम बात करें तो हमारी पुस्तक में 4 जनपदों के बारे में दे रखा है। पहला जो जनपद है वो है जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी। इन 4 महाजनपदों के बारे में हम बात करते हैं। विद्यार्थियों पहला जो महाजनपद है जांगल, तो ध्यान रखना है कि
बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो जांगल प्रदेश था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। और इसमें हम पढ़ते हैं कि वर्तमान बीकानेर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, वर्तमान बीकानेर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल। राजधानी थी इसकी अहिछत्र, वर्तमान में जिसे नागौर कहा जाता है। अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी, वर्तमान में इसे नागौर कहा जाता है। किसको? अहिछत्रपुर को। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि बीकानेर के राजा स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे। बीकानेर के शासक स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे। ये फैक्ट अपने को ध्यान रखने हैं कि कौन से जनपद के शासक जो है वो स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे, तो वो है बीकानेर। विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो महाजनपद है, जनपद है, वो है मत्स्य। इसमें वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र शामिल था, जिसमें भरतपुर, अलवर का क्षेत्र भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी थी विद्यार्थियों विराटनगर, जिसे आधुनिक बेराट के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। विद्यार्थियों, मत्स्य जो जनपद है, इस पर प्रारंभ में चेदी राज्य का तथा कालांतर में मगध साम्राज्य का शासन रहता है। अर्थात ये प्रारंभ में चेदी राज्य का अंग रहता है और बाद में मगध साम्राज्य में ये मिला लिया जाता है। तीसरा जो हमारा जनपद है वह है विद्यार्थियों सूरसेन। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र था, अर्थात आधुनिक ब्रज क्षेत्र का जो रूप है उसे प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी है वह है मथुरा। इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। महाभारत के अनुसार यदुवंश का शासन सूरसेन पर रहता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। विद्यार्थियों, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का ये जो क्षेत्र है, इसी भाग को जो है सूरसेन साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता था। राजधानी इसकी मथुरा थी और महाभारत के अनुसार इस पर जो शासन किया था वो किसने किया था? यादवों ने किया था, यदुवंश ने किया था। चौथा जो जनपद है वह है सीवी। विद्यार्थियों, सीवी की राजधानी मानी जाती है शिवपुर और इसकी जो पहचान है वर्तमान के पाकिस्तान के शहर शोरकोट से की जाती है। राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है वो भी सीवी जनपद के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी मानी जाती है नगरी। वर्तमान में नगरी जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये चित्तौड़ में स्थित है। नगरी का जो प्राचीन नाम था वो था मध्यमिका। इसे मध्यमिका कहा जाता था नगरी को। तो विद्यार्थियों, ये है हमारा टॉपिक महाजनपद काल। आगे हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मौर्य वंश। विद्यार्थियों, अपने को ये ध्यान रखना है कि अब तक जितनी भी परीक्षाएं 10वीं की हुई है, 2-3 पेपर जो हुए हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो गुप्त काल और मौर्य वंश से ही पूछे गए हैं 99%। तो अपने को इन दो वंशों पर अधिक से अधिक फोकस करना है। बाकी भी पढ़ने हैं लेकिन इन पर ये दो वंश है, इस पर सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान देना है। तो मौर्य वंश की अगर हम बात करें
तो विद्यार्थियों मौर्य वंश का जो संस्थापक है ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो शासनकाल रहता है मौर्य वंश का वो रहता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अपने को विद्यार्थियों अकॉर्डिंग टू PDF ही बात करनी है, अन्यथा मौर्य वंश का इतिहास बहुत ही लंबा है। थोड़ा सा प्रारंभ में मैं बता देता हूँ कि इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है। विद्यार्थियों अपने जो ये भारत का यहाँ क्षेत्र है, यहाँ जम्मू कश्मीर है और इधर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ इनके समकालीन सिकंदर का शासन था। अस्थायी रूप से शासन था सिकंदर का। सिकंदर क्या करता था? पश्चिमी जो भारत की सीमाएं थी उन पर आक्रमण कर दिया करता था। इसी बीच में यहाँ एक स्थान था, यहाँ तक्षशिला, यह एक स्थान था तक्षशिला, और तक्षशिला में विश्वविद्यालय था। वहाँ एक अध्यापक थे चाणक्य। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और सिकंदर के समय जो भारत में शक्तिशाली जो राजवंश था वो था विद्यार्थियों मगध राजवंश। वो राजवंश था मगध। तक्षशिला का विद्वान चाणक्य जो है ये सिकंदर के भावी आक्रमण से सुरक्षा के लिए सहायतार्थ जो है ये घनानंद के पास में जाते हैं, क्योंकि उस समय जो मगध का शासक था वो कौन था? घनानंद था। उनके पास में जाते हैं। लेकिन घनानंद इन्हें बुरी तरह से अपमानित करता है, उनको अपने दरबार से निकाल देता है। तभी से एक ये धारणा बना लेते हैं कि मेरे को एक ऐसे राजवंश की या एक ऐसे शासक की तलाश करनी है जो मगध साम्राज्य को पूर्ण नष्ट कर सके और सिकंदर के भावी आक्रमणों से भी जो है सुरक्षा कर सके। तो ये भविष्य में यदा कदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की तलाश करते हैं और अंतिम रूप से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। उधर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो अपने को ये टू द पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 322 ईसा पूर्व में ये मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है विद्यार्थियों की चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक जो है मौर्य वंश का जो संस्थापक है ये प्रश्न 2020 में अभी पूछा गया है। तो ऐसे ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके शासक बनता है। अंतिम शासक घनानंद को ये पराजित करता है मगध के, और सहायता से बनता है किसकी? चाणक्य की सहायता से ये शासक बनता है। अब विद्यार्थियों जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं और उधर मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, तो सेलूकस जो है सेलूकस निकेटर वो सिकंदर के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में जो सिकंदर का साम्राज्य क्षेत्र था पश्चिमी भारत का, उस पर अधिकार कर लेता है। इसी अधिकार को लेकर के सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। हाइडेस्पीस का युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध में
सेलूकस निकेटर की हार होती है। इस युद्ध में सेलूकस निकेटर की हार होती है। हार होने के बाद में सेलूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि की निम्न शर्तें हैं। पहली जो शर्त रहती है इस संधि की विद्यार्थियों, वो रहती है कि सेलूकस ने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए, जो इसके अधिकार क्षेत्र में थे। और विद्यार्थियों, ये वर्तमान में ये जो 4 क्षेत्र है ये वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, ये अपने को ध्यान रखनी है। उसके अलावा संधि की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि चंद्रगुप्त ने उपहार स्वरूप 500 हाथी उपहार में दिए। किसे? सेलूकस निकेटर को। सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का, कहीं कहीं इसे कार्नेलिया हेलेना लिखा जाता है, हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त से इसने विवाह कर दिया अपनी पुत्री का, सेलूकस निकेटर ने। और विद्यार्थियों, ये संपूर्ण भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मतलब भारतीय लड़के के साथ में एक विदेशी लड़की की शादी होती है, और ये ऐसा प्रथम बार होता है। चौथी जो महत्वपूर्ण संधि की शर्त है वो ये है कि सेलूकस ने अपने राजदूत के रूप में मैक्सनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये वही मैक्सनीज है जो भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में करते हैं, अपने पढ़ेंगे आगे। और ये एक पुस्तक लिखते हैं इंडिका, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंडिका और एक अर्थशास्त्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये 2 पुस्तकें अपने को ध्यान होनी चाहिए, एक है इंडिका और एक है अर्थशास्त्र। इसमें इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है? मैक्सनीज की। और जो अर्थशास्त्र है वो किसकी है? चाणक्य की। आगे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य तथ्यों के बारे में। इसका जो अंतिम जीवन है, सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण विजयों के बारे में जानकारी की। इसकी जो दक्षिण विजयों की अपनी जानकारी जो है ये अहनानुरु व मुर्नामुरु 2 तमिल ग्रंथों से हमें मिलती है कि इसने दक्षिण भारत को विजय किया था। विद्यार्थियों, ये मौर्य साम्राज्य जो है ये प्राचीन भारत का प्रथम केंद्रीकृत साम्राज्य माना जाता है, ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जीवन कैसा रहता है? तो ये अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं और ये दीक्षा लेते हैं किससे? भद्रबाहु से। संथारा पद्धति द्वारा ये 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला नामक एक स्थान है कर्नाटक में, चंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किस पद्धति द्वारा? संथारा या सलेखना पद्धति द्वारा। संथारा या सलेखना पद्धति वो पद्धति है जिसमें जैन मता अनुयायी जो है वो क्या करते हैं? जैन धर्म में प्रचलित है ये, अपने शरीर को कष्ट दे करके, अपने शरीर को स्वयं द्वारा प्रताड़ित करके, जिसमें वो भूखे प्यासे रह करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसी जो पद्धति है ये सलेखना पद्धति कहलाती है। आगे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में। आज हम जो है बिंदुसार तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में।
विद्यार्थियों बिंदुसार जो है इनका जो शासनकाल है ये रहता है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट इसमें होता है। इसके विभिन्न नाम हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। यूनानी लेखक जो है इसे एमित्रोचेटस कहते हैं। यूनानी लेखक बिंदुसार को एमित्रोचेटस के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ जो है इसे सिंहसेन के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथ इसे सिंहसेन के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों इतिहास में एक और शासक होते हैं बिंबिसार। तो अपने बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के शासक थे और बिंदुसार जो है ये अपने मौर्य साम्राज्य के हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं और जिनका दमन करने के लिए पहले अशोक को भेजा जाता है, फिर सुसीम को भेजा जाता है। ये इनके पुत्र थे। 2 राजदूत डायमैक्स और डायनोसिस इनके दरबार में आते हैं। डायमैक्स और डायनोसिस जो है 2 राजदूत इनके दरबार में आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि डायमैक्स व डायनोसिस किसके दरबार में आए, या बिंदुसार के दरबार में आने वाले 2 विदेशी राजदूतों के नाम बताइए, तो ये पूछा जा सकता है। तो पहला जो डायमैक्स है ये यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम भेजता है, और दूसरा जो डायनोसिस है ये फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था वो भेजता है। तो इसी के साथ में हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आप जो है इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने और पुनः जो आपको रिवाइज करवाया जा रहा है ये लेसन, इसको याद भी करें साथ साथ में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की भविष्य में परेशानी न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।